नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही साधारण से सवाल पर बात करने वाला हूं कि मटका पानी को ठंडा कैसे करता है या मटके में पानी ठंडा कैसे होता है। देखिए, ये जो सवाल है ये बहुत ही साधारण सा है, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। एक बार मटके से किसी ने पूछा कि भाई तुम इतना कूल कैसे रहते हो, तो मटके ने जवाब दिया कि मुझे याद है मैं किस चीज़ से बना हूँ और मुझे बाद में उसी में मिल जाना है। मैं मिट्टी से बना हूँ और मुझे मिट्टी में ही मिल जाना है। इसलिए मैं घमंड नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, इसलिए शांत रहता हूँ, कूल रहता हूँ और ठंडा रहता हूँ। तो ये थी फिलॉसफी की बात। तो फिलॉसफी को अपनी जगह रहने देते हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है। हम थोड़ा साइंटिफिक नज़रिए से बात करते हैं। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले हमें फिजिक्स की दो बेसिक टर्म्स को समझना जरूरी है। वो है वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन। तो ये क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, जब भी कोई लिक्विड किसी गैसियस स्टेज में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। हम पानी की बात कर रहे हैं, तो पानी को जब हम वेपर बनाएं, भाप बनाएं, गैस बनाएं, तो उस प्रोसेस को कहेंगे वेपोराइजेशन। अब ये वेपोराइजेशन होने के लिए पानी को हीट की जरूरत होती है और हम इसको हीट सप्लाई करते हैं। पानी को हीट चाहिए, वो हीट लेगा, या तो हम सप्लाई करेंगे या वो लेगा। तो ये दो तरह से हम हीट सप्लाई कर सकते हैं। तो पानी को वेपराइज करने के लिए एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि उसे किसी एक्सटर्नल हीट सोर्स से हीट सप्लाई करें। जैसे कि आप उसे गैस पे रख दें, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा और उसका वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से पानी को गर्म करके जो हम बॉयल करते हैं उसको कहते हैं हम वेपोराइजेशन। दूसरा भी एक अलग तरह का भी वेपोराइजेशन होता है। मान लीजिए एक प्लेट पानी आप एक कमरे में रख दें, 2-3 दिन बाद देखें वो गायब हो जाएगा। तो वो पानी कहाँ गया? किसी ने उसको गर्म तो नहीं किया बॉइलिंग टेम्परेचर तक कि वो भाप बन के उड़ गया होगा। तो उसका भी वेपोराइजेशन हुआ है। पर इस तरह का जो वेपोराइजेशन होता है इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन, जो कि हम बाहर से हीट सप्लाई नहीं करते, पानी अपने आप इवेपोरेट होता है। पर पानी कभी अपने आप इवेपोरेट हो नहीं सकता जब तक कि उसको हीट ना मिले। तो हीट दो तरीके से हो सकती है। एक तो वो कि जैसे हमने एक्सटर्नल हीट सोर्स सप्लाई किया, उसको गैस पे चढ़ा दिया और पानी बॉयल होने लगा। अब अगर हम बाहर से हीट नहीं सप्लाई कर रहे हैं, एक कमरा है और उसमें पानी रखा है एक प्लेट में, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो पानी गायब हो जाता है। फर्श में थोड़ा सा पानी गिरा है, 2-4 घंटे बाद वो गायब हो जाता है। किसी ने उसको बॉइलिंग टेम्परेचर तक तो गर्म नहीं किया। इस समय क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल धीरे धीरे जो अपर सरफेस पे होते हैं वो कहीं से एनर्जी लेके वो सरफेस को छोड़ने लगते हैं और वेपराइज होने लगते हैं। ऊपर की सरफेस पे ये काम चलने लगता है। तो इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। ये वेपोराइजेशन कहलाता है इवेपोरेशन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन। एक बात लेकिन पक्की है, चाहे पानी वेपोराइज हो हमारे गर्मी देने से, हीट देने से, या वो अपने आप इवेपोरेट हो, उसको हीट की जरूरत है। तो जब हम हीट सप्लाई करते हैं तब तो वो हमारी हीट लेके वेपोराइज हो जाता है, हमें उसका कुछ बाहर इफेक्ट देखने नहीं मिलता है। लेकिन जब हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे और उसको वेपोराइज होना है या वो वेपोराइज होता है, तब भी उसे उतनी ही हीट की जरूरत होती है वेपोराइज होने के लिए। जैसे पानी की वेपोराइजेशन की जो हीट होती है अराउंड 533 किलो कैलोरी पर केजी होती है। तो 1 केजी पानी अगर वेपोराइज होता है तो उसको 530 किलो कैलोरी की हीट चाहिए। तो जब हम हीट दे देते हैं तब तो ठीक है। जब हम हीट नहीं देते हैं तो जो भी उसके इमीडिएट टच में होता है, या साइंस की लैंग्वेज में बोले, जो भी उसकी सराउंडिंग में होता है वो उससे हीट ले लेता है, और जिस भी चीज से वो हीट लेगा उसको वो ठंडा कर देता है। आप एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने घर में, अपने बड़ों के संरक्षण में। एक नेल रिमूवर लीजिए, जो कि जनरली स्प्रिट या इस तरह का कोई सॉल्यूशन होता है, उसे अपने हाथ के पीछे इस तरह से जरा सा लगाइए। वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, नेल रिमूवर तुरंत इवेपोरेट होगा। और वो इवेपोरेट होगा, आपने उसको बाहर से कोई हीट सप्लाई नहीं की है, वो इवेपोरेट होने के लिए हीट आपके हाथ से लेगा और तुरंत आप ठंडा ठंडा फील करेंगे। तो आपको दिखेगा इफेक्ट ऑफ इवेपोराइजेशन। सिमिलरली आप कभी देखें कि आप नहा के आए हुए हैं, बदन आपका गीला है और पंखे के नीचे खड़े हो गए, एकदम से आपको ठंडी लगनी शुरू हो जाती है। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आप जो पंखा चल रहा है उसकी हवा में आपका इवेपोरेशन फास्ट हो गया। पंखे ने इवेपोरेशन को तो फास्ट कर दिया, लेकिन उसके लिए उसको हीट कहां से मिलेगी? वो हीट ले रहा है आपकी बॉडी से। वो हीट आपकी बॉडी से ले रहा है, उस हीट का यूज करके वो इवेपोरेट हो रहा है, इसलिए आपको ठंडी लग रही है। सिमिलरली जब किसी को बुखार आता है तो हम कहते हैं उसको पट्टी करो, ठंडे पानी की पट्टी करो। लोगों का ये कॉन्सेप्शन होता है पानी ठंडा है इसलिए वो बदन भी ठंडा हो रहा है। नहीं,
ये तो है ही है, लेकिन मेन कारण ये है कि हम उसके बदन में पानी की पतली सी परत जमाते हैं। पानी की पतली सी परत जमाते हैं तो वो जल्दी से इवेपोरेट होती है, इवेपोरेट होती है तो वो हीट एब्जॉर्ब करती है। अब पानी के इमीडिएट कांटेक्ट में कौन है? पानी के इमीडिएट कांटेक्ट में वो बुखार आया हुआ शरीर है, तो वो उससे हीट लेता है और उसको ठंडा करता है। चलिए वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन के डिफरेंस को एक बहुत ही छोटे से प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं, शायद आपको इसमें हेल्प मिले, इससे हेल्प मिले। मान लीजिए आपको भूख लगी है, मतलब आपको एनर्जी चाहिए, और उस आप एक तो ये हो सकता है आप अपनी मम्मी से बोले कि मुझे भूख लगी है, और आपकी मम्मी आपको परोस के खाना दे दे, आप खा लें और आपके शरीर को एनर्जी मिल गई। मान लीजिए आपको भूख लगी लेकिन किसी वजह से आपकी मम्मी बिजी हैं, उस समय आपको वो खाना नहीं दे पा रही हैं और थोड़ा समय है अभी खाना बनने में, तो आप क्या करेंगे? आपको तो भूख लगी, आपको एनर्जी चाहिए, तो आप यहाँ से कहीं से थोड़ा सा बिस्किट ले लेंगे, फ्रिज से थोड़ी सी चॉकलेट ले लेंगे, कहीं थोड़ा सा केक मिला वो ले लेंगे, कहीं कोई नमकीन खाने को मिला वो खा लेंगे, बिस्किट खा लेंगे। इस तरह से आपने अपना पेट भर लिया, साइंस की लैंग्वेज में अपनी एनर्जी पूरी कर ली। तो इसी तरह से पानी में जो वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन का डिफरेंस होता है, जब आपको खाना परोस के दिया गया तो वो हो गया वेपोराइजेशन, जब आपको खाना नहीं मिला लेकिन आपको अपने शरीर के लिए एनर्जी चाहिए थी तो वो आपने अपने आप इधर उधर से जुगाड़ करके अपना पेट भर लिया, वो होता है वेपोराइजेशन। इसी तरह से जब हम पानी को हीट नहीं देते हैं बाहर से और वो वेपर बनना है उसको, और वो वेपर बनता है अगर, तो वो कहीं ना कहीं सराउंडिंग से हीट लेगा और उसको ठंडा कर देगा। नदियों वगैरह का पानी है, झीलों का पानी है, समुद्र का पानी, ये हमेशा इवेपोरेट होता रहता है, कोई इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक तो गर्म करता नहीं है भाई। तो आइए अब वापस आते हैं हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे कि मटका पानी कैसे ठंडा करता है। देखिए भाई, मटका मिट्टी से बना होता है, सबको मालूम है। उसमें बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम साइंस की लैंग्वेज में कैपिलरीज बोलते हैं। वो पोरस होता है, तो जब मटके में पानी भरा जाता है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी रिस के उसकी बाहर की सरफेस पे जम जाता है, उसको डैम्प कर देता है, उसको मॉइस्ट कर देता है, उसमें एक पतली सी पानी की लेयर जमा देता है और धीरे धीरे ये लेयर इवेपोरेट होती है। ये लेयर इवेपोरेट होती है तो जैसे मैंने बताया वो सराउंडिंग से हीट लेगी, और इस समय वो कहां से हीट लेती है? खुद मटके से। धीरे से मटके से हीट लेती, इवेपोरेट हो जाती, नई लेयर आती है, इवेपोरेट होती है, मटके से हीट लेती, फिर नई लेयर आती, इवेपोरेट होती, मटके से हीट लेती है, और इस तरह से पानी ठंडा होता चला जाता है। अब मेरा एक सवाल ये है कि अगर हम मटके को धूप में रखें तो नेचुरली धूप में वेपोराइजेशन और बढ़ जाएगा, तो क्या मटके का पानी ज्यादा ठंडा होगा? जी नहीं। अगर आप धूप में रखेंगे तो देखिए दो बातें होंगी। एक तो धूप की जो डायरेक्ट हीट लग रही है उस वजह से मटके का वो टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरा, जो इवेपोरेशन हो रहा था और जो इवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से मटके से हीट ली जा रही थी, अब वो इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन धूप की गर्मी से भी होने लगेगा, तो उसका जो शेयर है वो बढ़ गया। थोड़ा इवेपोरेशन जो हो रहा है वो मटके की हीट लेने से हो रहा है और थोड़ा इवेपोरेशन धूप की हीट की वजह से हो रहा है, तो जो कूलिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। जैसे आप केक अकेले खा रहे थे पहले, वो केक दो लोगों में बढ़ गया, इस तरह से अब धूप भी आ गई है इवेपोरेशन करने, तो इस तरह से कूलिंग इफेक्ट कम हो जाएगा और वो उतना ठंडा नहीं होगा। तो मटके को आप ज्यादा ठंडा करना चाहते हैं तो छांवदार जगह में ही रखें। लेकिन एक बात और है सॉरी, उसको ऐसी जगह में रखना चाहिए जहां हवा का बहाव बना रहे। क्यों हवा का बहाव बना रहे, क्यों जरूरी है? देखिए, मटके के ऊपर की सरफेस का इवेपोरेशन हो रहा है, भाप बन रही है, अगर हवा चल रही है तो वो भाप हट जाएगी, फिर दूसरी लेयर जो है वो इवेपोरेशन के लिए चालू हो जाएगी। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, वो रिफ्रेश होती रहेगी। जैसे आपकी आग बुझने लगती, राख जम जाती, तो आप थोड़ी हवा कर देते हैं, वो राख हटा देते हैं, नई ऑक्सीजन मिलती है, आग फिर भड़कती है। सिमिलरली उसी तरह से हवा चलती रहेगी तो सर्कुलेशन बना रहेगा। अगर हवा नहीं चलेगी तो वो वेपर जो है वो वहीं पे इकट्ठी रहेगी, तो नया पानी जो है, नई लेयर है, वो वेपराइज नहीं हो पाएगी और उसकी कूलिंग रुक जाएगी। तो इसलिए मटके को आप इफेक्टिवली ठंडा करना चाहते तो एक तो उसे छायादार जगह पे रखें और हवा का सर्कुलेशन बना रहे। एक और बहुत बड़ी बात है कि अगर आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं इस पे भी डिपेंड करता है मटका आपका पानी ठंडा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप किसी ह्यूमिड जगह में रहते हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं, मुंबई जैसी जगह में रहते हैं जहां बहुत ह्यूमिडिटी रहती है। ह्यूमिडिटी का मतलब यह है कि पानी में एयर में पानी पहले से मौजूद है, तो वो जो मटके में लेयर जम रही है उसको वेपोराइज हो के हवा में जाने की जगह नहीं है, तो वेपोराइजेशन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसी जगह में रहते हैं जहां ह्यूमिडिटी कम है,
थोड़ा सा ड्राई एरिया जैसा है, तो वहां पे इवेपोरेशन का प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगा और मटका आपका जल्दी जल्दी पानी भी ठंडा करेगा। तो मैंने आपसे कहा था अगर आप ये समझ गए कि मटका पानी कैसे ठंडा करता है, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि एसी कमरा कैसे ठंडा करता है। तो भाई जैसे ये होता है प्रोसेस इवेपोरेशन का, कोई भी चीज इवेपोरेट होती है तो वो अपनी सराउंडिंग से हीट ले लेती है, तो मटके में ये नेचुरल इवेपोरेशन होता है। अगर आप रेफ्रिजरेटर की बात करें या एयर कंडीशनर की बात करें, उसमें ये फोर्स्ड इवेपोरेशन कराया जाता है। यहाँ पे पानी होता है, वहां पे कोई केमिकल गैस भरी जाती है जिसको फोर्स्ड इवेपोरेशन कंप्रेसर और मशीन के थ्रू कराया जाता है। और इवेपोरेशन करते हुए अगर आप फ्रिज की बात करें तो वो फ्रिज में जो चीजें रखी उनसे हीट लेती है। एसी की बात करें तो वो हवा से हीट लेता है और वो ठंडी हवा फिर आपके कमरे में फेंकता है। चलिए समझ में आया तो ठीक, नहीं तो मैं एक क्लास में प्योरली बात करूंगा एयर कंडीशनिंग के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और एयर कंडीशनर कमरा कैसे ठीक करता है, एयर कंडीशनर कमरा कैसे ठंडा करता है। तो मैंने बात मटके से शुरू की थी, तो मटके पे ही खत्म करता हूँ। एक मशहूर शायर की कुछ लाइनें हैं कि वो जिनके घर मिट्टी के घड़े होते हैं, वो जिनके घर मिट्टी के घड़े होते हैं, वो धन से छोटे सही लेकिन दिल से बड़े होते हैं। वो लोग जिनके घर मिट्टी के घड़े होते हैं वो धन से छोटे सही पर दिल से बड़े होते हैं। और फलों को देखकर सीखा मैंने इंसानों को पहचानना, जो बाहर से बहुत मीठे हों अंदर से सड़े होते हैं। नमस्कार।